आज नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेंस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। लेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो लेंस क्या होता है। सपोज एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है, ग्लास का स्फीयर है, तो उसको ऐसे कट करो तो ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? लेंस। ये क्या है? लेंस है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कट किया, अब जरूरी नहीं ऐसे कट करो, मैं सीधा भी कट कर सकता हूँ। तो ये पार्ट को भी क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी लेंस कह सकते हैं। अब सपोज मैं ऐसे कट करूं, ये पार्ट है, मैं ऐसे कट करूं, तो ये जो पार्ट है ऐसा कुछ दिखेगा, ये भी क्या हो गए? लेंस हो गए, ठीक है। मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये भी क्या हो गया? लेंस हो गया, ठीक है। पर सपोज मैं ऐसे स्ट्रेट पार्ट करूं, ऐसे पार्ट अगर कट करूं तो लेंस नहीं है, ये सब लेंस है, ये लेंस नहीं है। तो लेंस का मतलब क्या हुआ? किस चीज को लेंस बोलते हैं? मिलना चाहिए कोई भी एक तरफ, जैसे इसमें देखो एक फ्लैट हो सकता है और दूसरा कर्व होना चाहिए। एक अगर कर्व हो, ऐसे सरफेस को, सॉरी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? लेंस, ठीक है, लेंस कहते हैं। कर्व होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? अपने स्पेक्टिकल्स, ठीक है। ये जो स्पेक्स है, चश्मे है, ठीक है,
ध्यान से देखोगे ना, ये जो चश्मे होते हैं, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े कर्व होते ही, ठीक है ना। जो लेंस है वो क्या कर्व ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें मुझे बताओ, ये ग्लास भी बने होते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रे ऐसे आती है, वैसे रिफ्रैक्ट होती है। पहले एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से वापस एयर में जाएगी, कितनी बार रिफ्रैक्शन होती है? ठीक है, 2 बार। ओके, रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या? ये मेरे इधर चश्मे में देखो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इधर ये सब लाइट का दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन। मेजॉरिटी क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत कम, ठीक है ना। तो मेन काम क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ओके, पहले कुछ पार्ट इसके बेसिक लिखवा देता हूँ, बाद में इसलिए ना डिराइवेशन, बहुत सारे डिराइवेशन पढ़े बोर्ड में, बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। लिखो लेंस के बारे में। A structure formed by two refracting surfaces. A structure formed by two refracting surfaces, of which one must be curved. Of which one must be curved. One must be curved, and is capable of forming an image, and is capable of forming an image, is called lens. Is called lens. Is called lens. ठीक है ना, उसमें क्या है? लेंस। अब लेंस है ना, थिक भी आती है, थिन भी आती है। थिक लेंस और थिन लेंस, ठीक है। थिक लेंस का मतलब क्या है? मोटी होती है। थिन लेंस मतलब क्या? एकदम पतली होती है। तो दो सरफेस है लेंस की, अगर ये दो सरफेस एकदम नजदीक हो तो ऐसे लेंस को क्या कहेंगे? थिन लेंस कहेंगे। अपने सिलेबस में थिन लेंस, थिक लेंस नहीं है, ठीक है। थिन लेंस के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम में। देखो, if the distance between the refracting surfaces, if the distance between the refracting surfaces, is small, then the lens is said to be thin. Then the lens is said to be thin. Lens is said to be thin. ठीक है, ओके। बहुत सारे शेप के लेंस आते हैं, जैसे ये शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं पता है? कौन सी लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अंदर की तरफ तो क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और बाहर की तरफ कर्वेचर मिलेगा, कॉन्केव लेंस, ठीक है। अगर सपोज कॉन्वेक्स का एक सरफेस ऐसे फ्लैट हो तो इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर कॉन्केव का एक सरफेस फ्लैट हो तो इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। अगर एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स ऐसा शेप मिले तो इसे कहते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स। और सेम यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ कर्व मिले, इसे कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग शेप्स आते हैं। मेजॉरिटी ऐसे सारे ही सारे प्रॉब्लम करेंगे नहीं, चार नहीं करेंगे, ये वाले पार्ट जनरली, ठीक है। फिर भी ये
देख लिया। अब देखो इसमें ये वाले पार्ट में ना लेंस का बिहेवियर बेसिक कुछ डेफिनेशन से पॉइंट्स तो बता देता हूँ। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, अगर पैरेलल रेज आ रही, पैरेलल रेज आती है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इनफैक्ट तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कैसा होता है पता है? वो लेंस का सॉरी लेंस क्या रेज को क्या अंदर की तरफ बेंड करती है। तो पैरेलल रेज आ रही तो ऐसे नीचे की तरफ बेंड होती है अंदर की तरफ। ये पॉइंट क्या होगा? क्या कहते हैं इसे? फोकस। ये पॉइंट इधर से ये जो डिस्टेंस है क्या होगा? फोकल लेंथ। ठीक है ना? ये इस तरफ क्या है? इस रे को क्या कन्वर्ज करती है। इस लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना? कन्वर्जिंग लेंस। ओके। अगर कॉनकेव की बात करें तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो उससे दूर जाए, दूर जाए। इसके लिए फोकस बताओ। यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन देखो, तो लगेगा यहाँ पे, ये क्या होगा? अपना फोकस होगा। इसकी फोकल लेंथ मतलब कहाँ पे आएगी? पीछे की तरफ आएगी। ठीक है? इस लेंस को दूसरा नाम क्या कहता है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है? ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। तो ऐसे इसका एक सर्कल ऐसे इमेजिन करो, तो इसका कुछ रेडियस होगा R1। वैसे ये भी एक सर्कल बनाएगा इमेजिनरी, तो इसका भी रेडियस होगा R2। ठीक है? यहाँ के आसपास जो सराउंडिंग है उसका मीडियम कुछ N1 ले लेते हैं। इस ग्लास का भी मीडियम होगा, वो क्या ले लेंगे? N2। ठीक है? ऐसा कुछ ले लेंगे। और एक और पॉइंट है, एक और ये जो पॉइंट है ना, इसे पोल नहीं कहते हम। जनरली मिरर वो सब में करते थे तो पोल लेते थे। यहाँ पे पोल नहीं लेना है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। स्पेशल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या है? इधर से जो रे पास होती है ना वो सीधी जाती है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। तो देख रहे ऐसे पास हो रही है तो क्या होगी? सीधी जाएगी। स्पेशल पॉइंट जैसे क्या कहेंगे अब? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? तो ये सब पॉइंट के डेफिनेशन है। एक पेज एक साइड है, बस छोड़ देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो लिख देना। ठीक है? अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, एक साइड बस छोड़। ठीक है? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लिख लेना आराम से। ठीक है? मेन क्या डिराइवेशन पे आते हैं। ठीक है ना? इसके लेंथ है ना, ये इस चैप्टर का लेंथ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे डिराइवेशन आ चुके हैं। ठीक है? तो इसके डिराइवेशन कुछ है वो सारे आज स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स करेंगे। आज क्या थोड़े डिराइवेशन वो सब पे फोकस करना है। ठीक है? और सेम वही ट्रिग्नोमेट्री और वो सब भी लगाना है और कुछ नया नहीं। ठीक है ना? लिखो लेंथ मेकर फॉर्मूला। लेंथ मेकर फॉर्मूला। लेंथ मेकर फॉर्मूला। ठीक है? ओके। अभी ड्रॉ मत करना, जब कहूँ तभी ड्रॉ करना है। ठीक है? ये समझ एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ठीक है? ये अपनी लेंस से यहाँ कहीं पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं P से ही लिख रहा हूँ। ठीक है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ये जो डिस्टेंस है क्या अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U। अब एक रे तो चलो ऐसे सीधी ही बना देते हैं, दूसरी रे ऐसे कुछ एंगल पे लेके आते हैं। अब देखो पहले इधर रिफ्रैक्शन होगा तो रे जो है वो क्या ऐसे कुछ बेंड होगी। ठीक है? इधर रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे भी वापस क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये जो डिस्टेंस है ये क्या ले लेते हैं? V लेते हैं। ठीक है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका R2। ये पॉइंट को कुछ B लिख लेते हैं, ये पॉइंट को D ले लेते हैं। सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 रखते हैं और लेंस का क्या रख लेते हैं? N2। ठीक है? ये इसका बेसिक डायग्राम होगा। ओके? अब इसमें प्रोसेस समझाता हूँ। इमेज फॉर्मेशन ये हमें काम आएगा। हमने स्फेरिकल सरफेस लास्ट लेक्चर जो प्रिज्म पढ़ा था उससे पहले ना स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, वो वाला पार्ट नहीं कर, उसने फॉर्मूला स्टडी किया था। देखो टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वो स्टडी किया था। क्या था फॉर्मूला? N2/V
माइनस n1 by u इक्वल टू n2 माइनस n1 by r। वो फॉर्मूला स्टडी किया था, तो देखो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम पे ध्यान दो, ये पहला जो सरफेस है, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में ना ढंग से नहीं दिया हुआ है, इधर मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना। पहले सरफेस पे ये सरफेस को अगर देखें, ये रे ऐसे आ रही है, इस तरफ बेंड हो रही है, तो ये सरफेस कहाँ पे इमेज बनाएगी, जैसे इसको एक्सटेंड करो, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे इमेज बनाएगी, ठीक है। ये पहली सरफेस यहाँ कहीं पे इमेज बनाएगी। अब दूसरी सरफेस जो है, दूसरी सरफेस, उसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली। तो दूसरी सरफेस की ऑब्जेक्ट ये होगा क्या, दूसरी सरफेस को क्या लगेगा, ये जो रे है वो तो क्या इधर है इंटरसेक्शन, तो इस सरफेस को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये। तो वो फाइनल बाद में रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहाँ पे बनाएगा। तो प्रोसेस क्या है वो ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम भी ऐसे किए हुए हैं। मल्टीपल केस है, तो पहली जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फाइनल क्या मिलेगी तुम्हें, इमेज मिलेगी। ये बेसिक प्रोसेस होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन स्टडी करना होता है, ठीक है। इसका और भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले ये ड्रॉ कर लो। तो आज कोई कहा इसमें सारा डिराइवेशन है, लिखो स्टेटमेंट। ये जो डिस्कस के डायग्राम है वो स्टडी करना है, ठीक है। लिखो द फिगर शोज, सबके फोटोज डाल दूंगा मैं, चाहिए तो, ठीक है। डायग्राम तो ज्यादा छोड़, ठीक है, बहुत डिराइवेशन करने लिखना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड चाहिए होगा। So the figure shows geometry of image formation. Figure shows geometry of image formation by a convex lens. By a convex lens. By a convex lens. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखो। An object O is placed. An object O is placed at a distance u, from optical center.
resistance u from optical center. ठीक है, full stop. Image I is formed at a distance v. Image I is formed at a distance v from the optical center. From the optical center. Okay. R1 and R2 capital. R1 and R2 are the radius of curvature. Are the radius of curvature. And f, small f, and f is the focal length. And f is the focal length. F is the focal length. ठीक है. अब देखो इसमें क्या करना है, हमने वो जो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला देखा ना, वही अप्लाई करना है. पर कितनी बार अप्लाई करेंगे? 2 बार. फिर दोनों पे हो रहा है. तो इसका ना क्लोजर ड्रॉ करना जरूरी है, तभी ढंग से क्या यहाँ पे क्या कहते हैं स्टडी कर पाएंगे. तो इसमें नेक्स्ट टाइम में लिखो for first refracting surface, for first refracting surface, the object is O. The object is O, and image is I1. The object is O, and image is I1. तो देखो ये जो पहला सरफेस है ना, ये वाला पार्ट, इसका क्लोजअप ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला सरफेस, पूरी लेंथ नहीं बना रहा. तो क्या हो रहा है कि रे ऐसे इस तरफ आ रही है, ये नॉर्मल बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको मैं R1 लिख सकता हूँ. अपना R1 होगा. अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऐसे एक्सटेंड होके यहाँ पे जा रही थी, ये I होगा या I1 होगा? I1. पहली इमेज जो पहला सरफेस है वो थोड़ी यहाँ पे इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे इमेज बना रहा है. ठीक है ना, तो ये क्या होगा? I1. ठीक है ना, ये इतना नोटेशन करो तो. चलिए तो देखो ये जो है इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ, या I1 लिख लेते हैं. क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, इसको R1 ले लेते हैं. ठीक है. अब इसमें जो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? वो रिफ्रैक्शन वाला पढ़ा था ना फॉर्मूला, वो लगाना है यहाँ पे. इसका इंटर लिखो, अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. Applying formula of refraction at spherical surface. Formula of refraction at spherical surface. तो फॉर्मूला आपने पता है, क्या था फॉर्मूला? N2/V. तो इधर अच्छा ये भी ऐड करो, ये अपना N1 होगा, N2 होगा. ठीक है ना. तो क्या होगा? N2
बाय v की जगह v मतलब क्या, इमेज जहाँ पे बन रही है, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, vi1 लिख सकता हूँ माइनस n1 अपॉन कितना होगा OV पर साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ये तरफ प्लस है, क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन BC1 लिख सकते हैं। देखो लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 कर दो, अपनी इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है इसमें, अब है ना दूसरा सरफेस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दूसरे सरफेस की अगर बात करें तो दूसरे सरफेस के लिए ये जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो फॉर सेकेंड सरफेस, for second surface image I1 for second surface image I1 will act as a virtual object, and final image is formed at I, final image is formed at I, ठीक है ना। फाइनल इमेज उधर हुई तो उसका डायग्राम, देखो उसका डायग्राम कैसा होगा, इसका क्लोजअप अगर बना है तो यहाँ पे ये दूसरा सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ले लेते हैं, तो C2 इधर से ड्रॉ किया, ये नॉर्मल। अब देखो रे इंसिडेंट रे इधर से आ रही थी, ये वाला, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे जाएगी ये क्या था अपना I1, ये फाइनल इमेज कहाँ पे इधर बनी I, ये पॉइंट जो कौन सा D है, ये इधर से क्लोजअप बना रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं R2, इधर मीडियम N2 और यहाँ पे मीडियम N1, ठीक है। अब देखो इसमें सेम ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है, पर ध्यान देना है इसमें क्या चेंज होगा, इंसिडेंट रे का मीडियम देखो क्या है N2 और इसका मीडियम है N1, तो इधर ना उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इधर N1 अपॉन ऑब्जेक्ट कौन सा ये DI1 माइनस N2 अपॉन DI होगा ना, इमेज होता है हर बार DI, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का वेक्टर क्या लिखेंगे DI1 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सेम ही होगा, डिफरेंस ही मेन दिखना होता है, अपॉन माइनस वो सब बाद में डालेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, इधर लास्ट में डालते हैं, लिखो
देख लिया यहाँ पे ये ना इस डायग्राम पे, ये मेन डायग्राम पे आओ इधर देखो, लेंथ बहुत थिन है तो BI1 और DI1 ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेंथ बहुत थिन है तो लिख सकते हो, लिखो इसके नीचे कहाँ पे, यहाँ पे पर नहीं, पर समझो फिर इसमें नहीं डालना पड़ेगा माइनस, समझ रहे, मतलब फाइनली बैलेंस करना है तो पहले लिखना हो बाद में लिखना हो डजंट मैटर, फाइनली तुम्हें बैलेंस करना है साइन कन्वेंशन के साथ, तो इसलिए बेटर है कि ऐसा लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि देखो बात सही है, ये उल्टा है, पर वापस इधर N2 माइनस N इधर N1 माइनस N2 लिखो, वापस उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, लेंदी होगा। बेटर ऑप्शन क्या है, इसको ऐसे ही रखो, लिखने में ऐड करने में ना बहुत इजी हो जाएगा, साइन कन्वेंशन एक साथ लास्ट में डालते हैं तो क्या है अपना ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इजी हो जाएगा। उल्टा करके करना हो तो भी कर सकते हो, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटर है ऐसा ही रखो, इधर BI1 और DI1 ऑलमोस्ट क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो, लेंथ क्या बहुत पतली, ठीक है। इसके नीचे लिखो फॉर थिन लेंथ BI1 for thin length BI1 equal to DI1 equal to DI1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैं क्या लिख रहा हूँ, N1 अपॉन DI माइनस N2 अपॉन DI1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन C2। देखो इसको इक्वेशन 2 बना दो, ये अपनी इक्वेशन 1 थी, ये 2, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो देखो इसमें ये N2 by B1 है, BI1 ये देखो माइनस N2 by B1, दोनों को ऐड करोगे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI is equal to N2 by N1 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें ऐड करोगे तो ये और ये, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन C2D, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 कर दो, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो N1 में कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन लिख लो, कम कर लेता हूँ अपना, 1 अपॉन DI इक्वल टू N2 by N1 1 upon BC1 plus 1 upon C1D. C2D. अब हमें क्या करना है, इधर फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दो, इंफिनिटी।
तो जो इमेज बनेगी यहाँ पे फोकस पे ही बनेगी ना, ठीक है। ध्यान रखना, फोकल लेंथ निकालना होता है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो, ठीक है। इसका नीचे लिखो, if the object is at infinity, if the object is at infinity, then the image will form at focus. Then the image will form at focus. Okay. So OB equal to infinity, OB equal to infinite, ठीक है। ये DI equal to क्या हो जाएगा, F स्मॉल f, ये इक्वल टू f, बाद में वो भी डाल दो। BC1 को क्या लिख सकते हो, प्लस R1, देखो BC1 इक्वल टू प्लस R1 एंड C2D इक्वल टू माइनस R2 एंड C2D इक्वल टू माइनस R2, C2D इक्वल टू माइनस R2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो N1 अपॉन, देखो ये इनफाइनाइट है, ये 1 अपॉन f इक्वल टू N2 माइनस N1, 1 अपॉन ये क्या होगा R1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2, ये तो 0 हो गया। N1 को इधर लेके आओ, देखो 1 अपॉन f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 बाई N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 को डिवाइड कर दो, तो N2 बाई N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला है, ये डिराइवेशन फोकल लेंथ इधर से निकलती है। इधर ही इमेज बनेगी ना, देखिए फोकस के बराबर ही हुआ ना, अगर रेस पैरेलल आ रही है, ये कैपिटल एफ होता है, ये जो डिस्टेंस हो तो स्मॉल एफ होता है ना फोकल लेंथ। लिख लिया, ठीक है। ये पहला आपका डिराइवेशन, ठीक है, लेंथ मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा हमें। देखो इसको ना लेंथ मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये क्या कहते हैं, जो नंबर वाली ग्लास है, ये मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास हम चेक करवाएंगे तो पता है वो हर एक ग्लास में ये नंबर होते हैं, हर एक चश्मे में नंबर होता है, +2 -2 -3 +4 ऐसे नंबर होता है। वो क्या होता है, पावर होता है, हम पढ़ेंगे अभी, पर अभी के लिए बता देता हूँ। पावर मतलब बेसिकली पता है क्या, इसकी वैल्यू पता हो तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, N1 भी हमें पता है, हम अपने प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें N1 क्या होगा, 1 ऐड होगा। N2 मतलब क्या, क्लास, मतलब ये भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, ये हमें पता है एक पेशेंट के लिए, ये पता है, ये पता है, तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब लेंस बनाने वाले को वो डिजाइन का आइडिया लग जाएगा कि कितने रेडियस का वो मुझे कर्वेचर देना है, तो इस फॉर्मूला तो क्या है, लेंस को बना सकता है, डिजाइन करता है, इसलिए इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है। अब एक और भी इक्वेशन है जो लेंस की स्टडी करनी है, देखो इस फॉर्मूला कहीं पे भी VU ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, उसे लेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखो लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन,
लेंथ इक्वेशन। लेंथ की इक्वेशन मतलब क्या है? ये मिरर की इक्वेशन याद है हमने पढ़ी थी, वो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की क्या थी? ऐसी इक्वेशन लेंथ के लिए आती है, तो लेंथ की मुझे लिखनी है, तो इसमें भी डिराइवेशन है पूरा, ये सब डायग्राम्स ही काम आएंगे। तो अब उसका डिराइवेशन अगर पूछे तो तुम्हें ये सब डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये डायग्राम्स बनाओगे, अब वापस बनाने की जरूरत नहीं है, पर तुम जब डिराइवेशन स्कूल में ऐसा पूछे तो तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी के लिए बस ऐसे लिख लो कि रीड्रॉ द प्रीवियस डायग्राम, ठीक है ना, उधर उतना ही लिख लो, वापस कुछ ड्रॉ नहीं करना है। रीड्रॉ द प्रीवियस डायग्राम, रीड्रॉ द प्रीवियस डायग्राम। ठीक है, तो रीड्रॉ करोगे, स्टडी करोगे तो रिजल्ट तो ये आने ही वाला है, तो डायरेक्ट है ना इस रिजल्ट का यूज करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। डायरेक्ट इक्वेशन का जो, अब देखो इसमें n1 में कॉमन ले लो, पहले ना वो इमेज वाला पार्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे di प्लस 1/b ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू n2 माइनस n1 on 1/r1 माइनस 1/r2, इधर n1 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो di प्लस 1/b इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1/r1। देखो एक मिनट यहाँ पे वो साइन कन्वेंशन अभी डालेंगे, पहले सिंबल यूज करना है। देखिए इसमें लिखो नीचे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन di इक्वल टू b, di इक्वल टू b, ob इक्वल टू माइनस u, ob इक्वल टू माइनस u, bc1 इक्वल टू r1, c2d इक्वल टू माइनस r2, c2d इक्वल टू माइनस r2। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस 1/, ये क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन 1 बना दो, इक्वेशन 1 आ गया। C2D हमने वो पहला वो जो डायग्राम बनाया था, इसका कर्वेचर इस तरफ आएगा ना, तो माइनस डालोगे ना, डेरिवेशन में ओबी को पहले ही नेगेटिव ले लिया, ओबी को पहले ही नेगेटिव ले लिया, पहले डेरिवेशन पहले इक्वेशन सबसे पहली इक्वेशन ऑलरेडी नेगेटिव लिया था। हाँ पॉजिटिव हो गया। पर एक मिनट, इसमें फॉर्मूला में माइनस आता है, प्लस नहीं आता है। इक्वेशन n2 by b i1 plus n1 by ob
एक्चुअली ये ना एनसीईआरटी बेस्ड है ना, इसमें पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। N2/, अभी के लिए ना ये लिख लो, मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए लिख लो, क्योंकि डिराइवेशन में ना माइनस आएगा, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा हो तो भेज दूंगा, पर ये डिराइवेशन तो यही है, मुझे पक्का पता है। इसमें माइनस डालना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला में ना यहाँ पे माइनस आता है, और साइन कन्वेंशन वापस क्यों डाला है वो सही बात है। अभी के लिए लिख लो, अभी के लिए लिख लो ये, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसके नीचे लिखो from length makers formula, from length makers formula, from length makers formula, वो फॉर्मूला लिखो 1/f इक्वल टू जो डिराइव किया अभी 1/f इक्वल टू क्या था, n2/n1 - 1, बाद में ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, उसको इक्वेशन 2 कर दो। इसको इक्वेशन 2 कर दो तो क्या होगा, ये 1/f इक्वल टू क्या फॉर्मूला, n2 - n1 1/r1 - 1/r2, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला था, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, तो देखो दोनों को कंपेयर करें, ये पार्ट तो सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, पूरा पार्ट भी क्या इसके बराबर होगा, क्या लिख सकते हैं 1/b minus 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको बॉक्स बना दो, ये आया अपना रिजल्ट 1/b minus 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये लेंथ की इक्वेशन, तो दो फॉर्मूला हमने डिराइव किए, ठीक है। ये प्लस माइनस वाला है ना, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी फॉर्मूला में माइनस आता ही है, ठीक है। और देखो जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना, इसमें साइन कन्वेंशन डाला, जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना वापस साइन कन्वेंशन डालना होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस मुझे ना इसके डिराइवेशन में कंफर्म कर देना, बाकी तरीका तो सही है, यही आएगा रिजल्ट, तो लिख तो सकते हो। मैं एक बार दूसरे डिराइवेशन देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में तो यही दिया हुआ है। इसमें ये दूसरा देख लिया फॉर्मूला। अब लेंथ अगर हम यूज करें कॉन्वेक्स या कॉन्केव, तो उससे भी जो इमेज बनती है ना, वो भी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, इन्वर्टेड, डिमिनिश, एरेक्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें भी क्या तरीका होता है, मैग्निफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है उसका डिराइवेशन, तो लिखो मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंथ, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंथ, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंथ। ओके, अब ऑब्जेक्ट पे कुछ हाइट ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB, इसकी हाइट कुछ h ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको P बना देते हैं, ठीक है। अब कोई भी दो रे चाहिए मुझे इमेज बनाने के लिए, तो एक रे तो इधर से ही ले रहे हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो सीधी ऐसी बनेगी। दूसरी रे कौन सी बना, ऐसे पैरेलल लो, पैरेलल ले तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो मान लो ऐसे फोकस से पास हो रही है,
यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इधर से पास हो रही है, मतलब ये फोकस है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगी इमेज, एक ही इमेज यहाँ पे बनेगी बी डैश, और बी तो यहाँ पे होगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इमेज की हाइट कुछ ऐसी, ठीक है ना, ये ऐसा फॉर्मेशन होगा। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, ये एंगल थीटा ले लो, इसको भी क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ये ड्रॉ करना है, ये काम करो, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, देखो स्टेटमेंट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, consider an object AB of height h, kept at a distance u, from optical center, full stop. Image A dash B dash, of height h dash, is formed at a distance v, from the optical center, ठीक है। इसमें ये एक और ये ऐड कर दो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये u है अपना, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है v, ठीक है, ये काम आएगा। ठीक है, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। देखो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर है, सेम एंगल बन रहा है, ठीक है। लिखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, एंड ट्राइंगल A dash B dash P are similar. Similar, ठीक है। तो tan theta इक्वल टू, देखो दोनों ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, tan theta लेटर्स को यूज करो,
और टेन थीटा यहाँ पे टेन थीटा क्या लिखोगे अगर ये ट्राइंगल है AB अपॉन BP वैसे ही टेन थीटा दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हो A डैश अपॉन B डैश C मतलब दोनों को इक्वल कर सकते हो AB अपॉन BP इज इक्वल टू C डैश B डैश अपॉन B डैश ठीक है इक्वल कर सकते हैं ओके लिखो using sign convention. Using sign convention. AB equal to क्या होगा प्लस H होगा AB equal to प्लस H BP equal to minus U AB equal to plus H BP equal to minus U A dash B dash equal to minus H dash A dash B dash equal to minus H dash और B dash P equal to plus V तो जब सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आएगा H अपॉन माइनस U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन माइनस H डैश माइनस H डैश अब देखो माइनस में तो हट जाएगा और रीअरेंज भी कर रहा हूँ तो H डैश अपॉन H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बाई H डैश अपॉन H इक्वल टू V बाई U अब देखो ये H डैश अपॉन H वही क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है ठीक है ना मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन is given by magnification is given by m equal to h dash by h m equal to h dash by h dash by h मतलब बेसिकली क्या होगा v by u ठीक है तो नीचे देखो therefore m equal to v by u बॉक्स बना दो therefore m equal to m equal to v by u ठीक है ना ये क्या गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ठीक है ये एक और तीसरा डिराइवेशन था ठीक है ना मैग्निफिकेशन का ओके अब लिखो अब डिराइवेशन में ये डेफिनेशन स्टडी करना है लिखो पावर ऑफ अ लेंथ पावर ऑफ अ लेंथ ओके पावर जो देखो क्या होता है समझाता हूँ एग्जांपल से तो दो लेंस लेते हैं एक लेंस में क्या हो रहा है पैरेलल रेज आ रही है जैसे इधर कन्वर्ज हो रही है ठीक है दूसरे केस में पैरेलल रेज ही आ रही है पर एकदम नजदीक कन्वर्ज हो रही है ठीक है तो मुझे बताओ कन्वर्ज करने की ताकत किसमें ज्यादा है पहले लेंस से दूसरे ज्यादा कन्वर्ज कर नजदीक आ रहा है इसलिए तो क्या कहेंगे कि इसका पावर ज्यादा है इसका पावर क्या है कम फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है फोकल लेंथ ज्यादा है ना ग्रेटर देन f2 पर पावर की बात करें इसका पावर ज्यादा था तो फोकल लेंथ जितना कम होता है पावर क्या होता है उतना ज्यादा ठीक है ना तो बेसिक इसका भी डिराइवेशन को बोर्ड में नहीं पूछते ठीक है तो वो नहीं करवा रहा हूँ
डायरेक्ट जो मेन पार्ट है वही लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो उसमें पावर इज द मेजर ऑफ convergence or divergence. Power is the measure of convergence or divergence which a lens introduces in a light falling on it. In a light falling on it. In a light falling on it. ठीक है, लाइट उस पर गिरती है, उस पर कन्वर्ज करता है। डाइवर्ज, ये कन्वर्ज किया, डाइवर्ज कौन करता है? कॉन्केव लेंस, ठीक है, तो डाइवर्जेंस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो द वैल्यू ऑफ पावर is the reciprocal of focal length. The value of power is the reciprocal of focal length. Value of power is the reciprocal of focal length. मतलब T इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/8, इस पे बॉक्स बना, ये पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फोकल लेंथ का उल्टा क्या देता है? पावर देता है, ठीक है। इसका ना यूनिट होता है, यूनिट पता है सबको? फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स नहीं रखते हैं, दूसरा नाम होता है, उसे डायोप्टर कहते हैं, ठीक है ना। लिखो ऐसा यूनिट डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर ब्रैकेट लिखो कैपिटल D, ठीक है। और एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर, ठीक है। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो उसका फोकल लेंथ इस तरफ है, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब पावर भी क्या होता है? पॉजिटिव। अगर कॉन्केव लेंस हो तो फोकल लेंथ पीछे होता है, तो उसका पावर क्या होता है? नेगेटिव। जब अपने जो चश्मे के नंबर होते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है, उससे तुम जजमेंट ले सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे चश्मे के नंबर है ना प्लस में, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ओवरऑल मेरी जो ग्लासेस है लेंस है उसका बिहेवियर कैसा होगा? कॉन्वेक्स जैसा होगा। जिसका माइनस है उसका बिहेवियर क्या होगा? कॉन्केव जैसा होगा, ठीक है ना। इसके नीचे लिख लो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ convex lens is positive and for concave lens it is negative, and for concave lens it is negative, ठीक है। अब बस एक लास्ट डिराइवेशन बचा है, ठीक है, वो एक कर लेते हैं तो पूरा डिराइवेशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे इसलिए करवा रहा हूँ तो ये सब बोर्ड में आ जाए, ठीक है ना। तो हमें तो क्या सारे ही करने पड़ेंगे, ओके। बस ये लास्ट डिराइवेशन है, ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये लेंस जो होती है ना, कभी भी कोई तुम्हें सिस्टम डिजाइन करना हो लेंस से, मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या अपने स्पेक्टिकल्स की भी बात करो तो काफी सारे ऐसे होते हैं, इसमें ना कॉम्बिनेशन आता है, एक सिंगल लेंस नहीं होती, काफी अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन स्टडी करना है कि एक के बाद दूसरी में लेंस रखूं, यहाँ पे एक लेंस रखी, बाद में वापस दूसरी लेंस रखी, बाद में ऐसे कोई लेंस रखी, तो ओवरऑल इसका बिहेवियर कैसा होगा वो मुझे स्टडी करना है। मतलब इक्विवेलेंट लेंस निकालना है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, जैसे यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। लिखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, equivalent focal length of combination of lenses, equivalent focal length of combination of lenses, of combination of lenses, ठीक है।
तो ये कॉन्वेक्स से स्टार्ट करते हैं, 2 के लिए डिराइव करते हैं, बाकी सबके लिए कर पाओगे। तो यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब सेंटर को मैं इधर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत पतले है तो चलता है। तो सपोज ऐसे एक रे आ रही है, अब देखो इधर रिफ्रैक्शन हर बार मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, तो इधर ही बना रहा हूँ। ऐसे मान लो पहली लेंस ऐसे रे निकाल रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये पहली लेंस की वजह से यहाँ पे इमेज बनेगी I1। अब इस लेंस के लिए रे कौन सी ये वाली है, इंसिडेंट, तो इस लेंस को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, I1। तो ये क्या करेगा, इसकी दूसरी फाइनल इमेज बनाएगा यहाँ से, ये अपनी फाइनल इमेज होगी, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ये u ले लेते हैं, ये I1 से जो डिस्टेंस है वो कुछ V1 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं V। इस लेंस की फोकल लेंथ कुछ f1 ले लेते हैं, इसकी f2, इस लेंस को नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ये ड्रॉ कर लेंगे। Consider two thin lenses. Consider two thin lenses A and B in contact, A and B in contact, having focal length f1 and f2 respectively. Having focal length f1 and f2 respectively. ठीक है, चलो ड्रॉ डायरेक्ट। चलिए ड्रॉ। ओके, इसमें वो ऑब्जेक्ट और वो सब के बारे में स्टेटमेंट लिखना है। लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट O, consider an object O placed at a distance U, placed at a distance U, placed at a distance U. Full stop. The first length produces an image I1, produces an image I1 which acts as a virtual object, which acts as virtual object for second lens, which acts as virtual object for second lens, producing final image I, producing final image
I प्रोड्यूसिंग फाइनल इमेज I, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, दोनों बार लेंस की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन डालने की जरूरत नहीं, तो अपना कैंसिल ही हो जाएगा। लिखो फॉर फर्स्ट लेंस 1/V1 फर्स्ट लेंस 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1। ये समझ आ रहा है ना, V1 बना रहा है वो, ठीक है। इसको 1 बना दो, इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 1। फॉर सेकेंड लेंस 1/V माइनस क्या आएगा 1/V1। अब वो ऑब्जेक्ट हो गया 1/V माइनस 1/V1 इक्वल टू 1/F2 इक्वल टू 1/F2, ठीक है। उसको इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, लिखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो दोनों को ऐड करें तो क्या होगा 1/V माइनस 1/U, ठीक है ना। V1 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यह है अपना रिजल्ट। अब देखो ये 1/F1 1/F2 है ना, वही अपने काम का है। उसको ही तुम्हें एक लेंस के साथ, जैसे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करते थे, जितने भी रेजिस्टर थे उसकी जगह क्या है, हम एक ही रेजिस्टर डालते थे, तो उसको क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सेम करना है, इतनी सारी लेंसेज है, वो सबको हटा के क्या तुम्हें एक ही लेंस डालनी है, तो वो जो फोकल लेंथ होती है उससे क्या कहते हैं हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ही करना है, बस आगे लिखो। इफ द सिस्टम ऑफ लेंसेज is considered as equivalent to a single length of focal length f, to a single length of focal length f, then 1/V minus 1/U equal to 1/F, ठीक है ना। एक लेंस के लिए तो ये लिख सकते हैं 1/V minus 1/U equal to 1/F। अब ये दोनों को कंपेयर करें तो 1/F किसके बराबर है 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। लिख लो on comparing 1/F equal to 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, वो पैरेलल जैसा है ना, पैरेलल कनेक्शन जैसा रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो ये तो आया रिजल्ट, अब ये तो दो लेंस के लिए आया, 3 लेंस आ जाए 4 लेंस आ जाए, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आगे लिख लो कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवेरल thin lenses, the combination of several thin lenses, the equivalent focal length will be the equivalent focal length will be क्या हो जाएगा 1/F equal to 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 डॉट 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 है, इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें बॉक्स बना दो, ठीक है। कॉम्पिटिशन में तो कोई भी 3-4 लेंस भी आ सकते हैं, ठीक है। ये फोकल लेंथ आ गया, ठीक है ना, ये एक रिजल्ट आ गया, ओके। अगर सपोज कोई पूछे टोटल पावर निकालो तो 1/F की जगह क्या P लिख सकते हैं, 1/F1 की जगह P1 P2 है ना, ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, नीचे भी the equivalent power of the combination is given by
P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये पावर आ जाए, एक्स्ट्रा बॉक्स बना दो। ठीक है, बस एक मैग्निफिकेशन, ठीक है, बाद में हो गया, मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। कंटिन्यूशन में लिखो, let the magnification of length A and B, let the magnification of length A and B be M1 and M2 respectively, be M1 and M2 respectively। तो M1 को क्या लिख सकते हैं? M1 का फॉर्मूला क्या था? V by U। तो पहली लेंथ के लिए क्या V1 by U, देखो M1 इक्वल टू V1 by U, M2 इक्वल टू V by V1, M2 इक्वल टू V by V1, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो M1 इंटू M2 करो, M1 इंटू M2 करो, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? V by U। M1 इंटू M2 इक्वल टू V by U। और लिखो here the equivalent magnification, here the equivalent magnification M equal to, here the equivalent magnification M equal to क्या होगा? V by U, M equal to V by U, equal magnification M equal to V by U, ठीक है। So on comparing M equal to क्या लिख सकते हैं? M1 into M2, M1 into M2, ठीक है। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके नीचे बस एक लास्ट स्टेटमेंट, the net magnification is the algebraic multiplication, the net magnification is the algebraic multiplication of individual magnification of the length, the algebraic multiplication of individual length, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन है तो क्या मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, M1 into M2 है, ठीक है। ये अपने डिराइवेशन तो गए, नेक्स्ट क्लास में पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कॉन्केव है तो भी चलता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स कोई कॉम्बिनेशन है, हाँ कुछ भी आ सकता है, एक में प्लस माइनस कोई भी तो इसमें एक का पावर प्लस तो दूसरे का क्या होता है? माइनस होता है ना।